बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। और आज का प्रोग्राम 2021 के आगाज़ में प्रोग्राम का उन्वान है, मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूं दाना दाना, कि 2020 में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन रही है और क्या परफॉर्मेंस रही है, और 2021 में हमारी कौन कौन सी तवक्कुआत वाबस्ता है। सामीन, 2020 अगर तो दुनिया के लिए किया जाए तो उसमें दो बड़ी मुसीबतें दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में देखने में आई हैं। एक कोविड-19 और दूसरा ग्रॉस हॉपर का अटैक। ये कोविड-19 तो वर्ल्ड वाइड हुआ है और ग्रास हॉपर जो है ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आया है, जिसमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त। तो इन तमाम बातों के बावजूद हमने देखना ये है कि 2020 में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। पहली बात तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ अपनी फार्मिंग कम्युनिटी का और अपने किसान भाइयों को, कि उन्होंने इन बुरे हालात के अंदर भी डट के मुकाबला किया और ना कोविड-19 उनका कुछ बिगाड़ सका और ना ग्रास हॉपर जो है उसका भी उन्होंने अच्छे तरीके से मुकाबला किया। और उसके नतीजे के अंदर जब पाकिस्तान में हर सेक्टर की परफॉर्मेंस नीचे गई है, ये वाहिद सेक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस 2.67% इसमें ग्रोथ हुई है। और आप सब लोगों को पता है कि मईशत का किसी मुल्क की खुशहाली का दारोमदार जीडीपी ग्रोथ पर है। अगर ग्रोथ है तो इसका मतलब है परमानेंट खुशहाली है, और अगर कहीं से उधार लेकर हम कारोबार चला रहे हैं इसका मतलब है परमानेंट खुशहाली नहीं है। तो अगर मैं 2018 और 19 को देखता हूँ तो ये ग्रोथ जो थी ये 0.58% थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के अंदर ये ग्रोथ जो है ये 2.67% ये ग्रोथ ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिकॉर्ड की गई। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात जो थी वो कोविड-19 की थी, कि कोविड-19 का हमारी ज़राअत और हमारी किसान कम्युनिटी के ऊपर बहुत कम असर देखने में आया। और ये जो तमाम मारा धाड़ी ये जो चीज़ देखने में आई है कोविड-19 की वजह से, ये बड़े शहरों के अंदर ज़्यादा नुमायां तौर पर रही, छोटे शहरों में उससे कम, और देहात के अंदर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी तरीके से चलती रही जिस तरह पहले चला करती थी कोविड से पहले। और उसी का नतीजा ये है कि ये हमारी जो ग्रोथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी आई है 2.67%। और देखने की चीज़ ये है कि इन तमाम मुसीबतों के बावजूद ये 2.67% आई है, और अगर ये मुसीबतें ना होती तो फिर हमारी ग्रोथ कितनी होनी थी। और मेरा ख़्याल है कि अगर ये मुसीबतें जो मैं अब गिनवाने लगा हूँ आपके सामने, अगर ये मुसीबतें ना होती तो हमारी ग्रोथ जो है ये 5 से ऊपर जाती। अब मैं देख रहा हूँ हमारे पास गंदम में 2.5%, राइस में 2.9%, मेज़ में 6% और गन्ने की पैदावार में 0.4% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कह रहा है। ये पाकिस्तान का महकमा शुमारियात, ये उसकी फिगर है कि 2020 के अंदर हमारी ये कैफियत रही है। सिर्फ एक क्रॉप है जिसने माइनस जो है वो उसमें इंडिकेटर शो किया है, और वो है कॉटन की क्रॉप, और उसके अंदर -7% ये फसल जो है ये नीचे गई है, और सुकड़ते सुकड़ते अब ये बलूचिस्तान की तरफ चली गई। देखने की बात यह है कि कोविड-19 का तो डटकर हमारे किसान ने मुकाबला किया, लेकिन ग्रॉस हॉपर के मामले के अंदर हुकूमत की तरफ से ये जानने के बावजूद कि ये अफ्रीका से चला, उसके बाद ये सऊदी अरब आया, सऊदी अरब से ईरान आया, और ईरान से जो है ये इंडिया गया, इंडिया से फिर पाकिस्तान में आया, और उसके नतीजे के अंदर हमारी जो गंदम है, सरसों की क्रॉप है, कैनोला है, कपास है, चना है, फ्रूट और वेजिटेबल है, और वो ग्रेजिंग एरियाज़ हैं हमारे पहाड़ों के और रेगिस्तानों के, जहाँ हमारे जानवर पलते हैं और चारा जात की फसलें हैं, उनको इसने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैंने चूँकि फिगर आपको बताए हैं गवर्नमेंट के, कि इन तमाम बातों के बावजूद ये ग्रास हॉपर की
तमाम तर तबाहियों के बावजूद, और ये हमने अल्लाह ताला के फजल व करम से इतनी जो पैदावार है वो हमने हासिल की है। अब इस वक्त एक कंसर्न सबसे बड़ा है वो कॉटन का है, और वो कॉटन जो है वो -7% गई है। और जो हमारी ख़बरें हैं उस ख़बरों के मुताबिक और पाकिस्तान के इशारियों के मुताबिक जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब हमारे पास अपनी तो कॉटन है कोई नहीं, इसलिए कि वो तो -7% चली गई। तो ये जो टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है कॉटन, ये हम मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है। तो लिहाजा देखने की चीज़ ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते थे और कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते थे। ओवरऑल 2020 के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो नुमाया तौर पर नज़र आई हैं। एक महंगाई नज़र आई है और एक बेरोज़गारी नज़र आई है, और इसका भी असर ज़्यादातर जो है वो शहरों पर पड़ा है। और महंगाई का असर जो है वो ओवरऑल, उसमें क्या फार्मर था क्या नहीं फार्मर था, वो जिसने 1300 रुपये की गंदम बेची उसने भी आखिर में 2400 रुपये की उससे ख़रीदनी पड़ी। तो ये जो किसान है वो तो वैसे ही बेचारा अपने काम में लगा रहता है, तो लिहाजा जो रोज़गार का जो असर ज़्यादा पड़ा है वो शहरों पर पड़ा है। और किसान का जो है वो मामला, किसान ने बल्कि ये सीख लिया है कि बुरे हालात में किस तरह ज़िंदा रहना है। ये इस बात का सबूत है कि ग्रास हॉपर के बावजूद और कोविड-19 के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस ये रही है। अब मैं इसमें समझता हूँ कि 3-4 चीज़ें जो गवर्नमेंट के करने की थी और पॉलिसी साज़ों के करने की थी, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड की थी, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी, वो 3-4 चीज़ें इनको करनी चाहिए थी। कपास में डिक्लाइन क्यों आया? सिर्फ एक वजह, 2 या 3 या 4 वजूहात नहीं, सिर्फ एक वजह, और वो है बीज। कि जो बीज BT कॉटन का आया, उसके बाद उसके अंदर कभी उसको अपडेट नहीं किया गया, और वही मल्टीप्लिकेशन होती रही। उसके नतीजे में वायरस भी रही और मुख्तलिफ इंसेक्ट का, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये ज़मानत देती है कि इस पर इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा, वो अटैक होना शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर वाइट फ्लाई और पिंक बोलवर्म, ये एक बड़ी मुसीबत बने रहे। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिंक बोलवर्म का सफाया हो गया मैक्सिको से और टेक्सास से, इसलिए कि उन्होंने इस BT कॉटन को मुसलसल अपग्रेड किए रखा है, और जो हमारे पास पहली जनरेशन थी बीज की, अब उनके पास 6th जनरेशन है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बीज के ऊपर है कि हम लोग अपने कॉटन के बीज को हम अपडेट नहीं कर सके। शुगर केन कभी आप देखें कि शुगर केन के जो 2019 के अंदर लोगों को पहले पैसे नहीं मिले, और इसके बावजूद शुगर जो है वो लोगों ने तो भुगता है, इसलिए कि जो कीमतें डबल हो गई। और फिर हम गंदम की देखते हैं कि किसान ने 1300 रुपये की गंदम देकर 2400 रुपये की ख़रीदी अपने खाने के लिए। इन तमाम चीज़ों के अंदर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो मिस गवर्नेंस और माफिया के हाथों ये सारा का सारा काम। ये माफिया को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो है चीज़ें ये शो करती हैं कि अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ने और फूड डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने, अगर कोई थिंक टैंक है इसके बारे में उसने, या पॉलिसी साज़ों ने अगर इन चीज़ों का ख्याल किया होता, तो ये फसलें जो हैं ये हमारे पास इनकी जो आउटपुट है, पैदावार, वो इससे ज़्यादा होनी थी। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के किसान का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया के किसान को 26 चीज़ों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, और उन्होंने इलाके को जोन में तब्दील किया हुआ है। चने को पर भी मिलता है, उड़द की दाल पर भी मिलता है, और ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास 2-3 फसलें हैं जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। अब मैं आपको एक फिगर पेश करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि खाने का तेल जो हम मलेशिया से मंगवाते हैं, और वो बार्टर ट्रेड के ज़रिए नहीं है, हमने सिर्फ उनसे तेल लिया, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया जो है जब तेल लेता है तो कोई चीज़ देता भी है, तो हिसाब किताब कहीं बराबर हो जाता है। आपको हैरानगी होगी कि 640 अरब रुपए का तेल जो है
वो खाने का तेल हमने बाहर से मंगवाया। अब मेरा सवाल ये है कि ये 640 अरब रुपए जो हमने बाहर दिए हैं, हम अगर अपने मुल्क के अंदर किसानों को एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन के लिए हम उनको देते सब्सिडी के तौर पर, या इसका कुछ बड़ा हिस्सा हम उनको लोगों को देते और ये पैदावार यहीं पर हो सकती, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने किसान को खुशहाल भी बनाते और उसके नतीजे में हमारा ज़र मुबादला भी बाहर न जाता। और फिर देखने की बात यह है कि ये ऑयल जो क्रूड ऑयल जो वहाँ से आता है रॉ फार्म के अंदर, पाकिस्तान में उसकी रिफाइनरी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अपनी फसलों से, कैनोला से, सरसों से और दूसरी चीज़ों से जो हमने लेना था सनफ्लावर से, तो वो भी ये रिफाइनरी की सहूलत हमारे पास मौजूद है। असल मामला था कि इसके बारे में हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे पॉलिसी साज क्या सोचते हैं और क्या हम अपने ज़िम्मेदार को, अपने किसान को सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अब मुझे तो यही बात नज़र आ रही है कि हम बाहर के किसान को तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने किसान को हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वक्त हमारी मुसीबतें सामने आ जाती हैं कि ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है। 2015 के अंदर किसानों को 1300 रुपये गंदम का रेट दिया गया था और अब इस मरतबा जो है वो 1600 रुपये का अनाउंस हुआ है, जबकि इसकी डिमांड जो है वो 2000 रुपये है। 2000 रुपये फ़ी मन अगर हो तो ये किसान के सारे ख़र्चे पूरे करते हैं। इसलिए हर साल हर एक चीज़ पर एक इन्फ्लेशन रेट लागू होता है। वो इनपुट कास्ट पर भी लगता है, अगर मैंने खाद ली है उसके ऊपर भी लगता है, अगर मैंने कीड़े मारने वाली दवाइयाँ ली हैं उसके ऊपर भी लगा है, अगर मैंने बिजली का बिल देना है उसके ऊपर भी लगा है। तो ये कुदरती तौर पर ये उसका नतीजा है कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करेंगे और वो किसान के हक़ में होगी, तो किसान फिर उसी तरीके से पैदावार को पूरा करेगा। अब पाकिस्तानी किसान की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि उसने मुसीबतों के अंदर अपने आप को जीना सिखा दिया है और उसका सबूत ये है कि इंडिया की तरह ना इसको बिजली मुफ्त मिलती है, ना इंडिया की तरह 26 फसलों के ऊपर इसको सब्सिडी मिलती है, ना इंडिया की तरह खाद के ऊपर इसको सब्सिडी मिलती है। इसके बावजूद हमारा किसान जिंदा है और आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर 2.67% ग्रोथ इन तमाम मुसीबतों के बावजूद, इन तमाम मसाइल के बावजूद अगर पाकिस्तान का ज़िम्मेदार हासिल कर सकता है, तो अगर ये फेवरेबल कंडीशंस पैदा कर दी जाए तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा ये सेक्टर कहाँ जाएगा। अब हम बड़ी इस बात पर खुश हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा एक्टिव हो गया। वो टेक्सटाइल सेक्टर तो एक्टिव हो गया है, लेकिन उसकी कॉटन कहाँ है? यानी कॉटन के लिए हम फिर पैसे जो है अपना ज़र मुबादला, कीमती ज़र मुबादला हम फिर बाहर के मुल्कों को दे रहे हैं। तो लिहाजा अगर हम इसके ऊपर काम करें कि हमारी कॉटन जो है वो पाकिस्तान में ही पैदा हो और ये हमारे रिसर्च के अदारे जो हैं ये एक्टिव हों और सिर्फ तनख्वाहें न ले रहे हों बल्कि कुछ डिलीवर भी कर रहे हों, तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पाक से यकीन है कि ये हमारी मुसीबत को और हमारे मसाइल को एग्रीकल्चर सेक्टर ही हल कर सकता। इसमें ये बात देखनी चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये मैंने सिर्फ क्रॉप्स का नाम लिया है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है। वो भी मुतासिर हुआ कोविड-19 की वजह से, इसलिए कि जहाज़ बंद हो गए और आमदोरफ्त बंद हो गई, तो लिहाजा उसके नतीजे में एक्सपोर्ट बंद हो गई। इसके बावजूद भी ये लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि किसानों को इनके हाल पर छोड़ने के बजाय इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और वो क्लाइमेट पैदा किया जाए जिससे इस ग्रोथ के अंदर 4 गुना इजाफा हो सके जो पॉसिबल है। ये जो आप दालों के ऊपर 102 अरब रुपया खर्च करते हैं, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि कोई आदमी कैसे यकीन करेगा कि पाकिस्तान में बाहर से दालें इंक्लूडिंग चने की दाल 102 अरब रुपए के जो है वो हम मंगवाते हैं और 640 अरब रुपए का हम ऑयल मंगवाते हैं। अगर इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो ये कोई 900 के करीब बनते हैं। क्या पॉसिबल 850 के करीब बनते हैं? क्या पॉसिबल है कि हम ये रकम बाहर देने की बजाय अपने मुल्क के ज़रिए जो सेक्टर है उसके जो शोबे हैं उनके ऊपर खर्च करें और किसान पर वो डायरेक्ट खर्च करें, इमारतों पर खर्च ना करें, तनख्वाहों पर खर्च ना करें, बल्कि वो रिसर्च पर खर्च करें और किसानों को सहूलियात देने पर खर्च करें। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पाक से यकीन है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला
अगला साल चूँकि मुसलमान वैसे भी ऑप्टिमिस्टिक होता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा किसान जो है वो ऑप्टिमिस्टिक भी है और अच्छा वर्कर भी है। उसने इन बुरे हालात में जो मैंने बताया है कि उसके हाथ में ड्रम पकड़ा दिए गए कि ग्रास हापर को उठाते रहो, इसके बावजूद उसने उनका मुकाबला किया और कोविड-19 के बावजूद पैदावार जो है वो बड़ी अच्छी रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पॉलिसी साज और गवर्नमेंट किसानों का साथ दे तो 2021 में इंशाअल्लाह ताला हमारी पैदावार जो है, ये जो ग्रोथ पैटर्न है, ये ट्रिपल और 4 टाइम ज़्यादा आपको मिल सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।